चैप्टर 1 गेटिंग अ सिस्टम। एक ऐसा लड़का जिसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं याद, जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल में पाया। उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। वो अपना सर पकड़कर बहुत तेज चिल्लाया। उसके बाद ही एक आवाज आई, सिस्टम रीसेट प्रोसेस कंप्लीट। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि वो आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। कहीं दूर उस जंगल में एक बीस्ट को सुनाई दी और वो उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। लड़का अपना सर पकड़कर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है जैसे उसका सर अभी किसी बम की तरह फट जाएगा। तभी लड़के को दोबारा आवाज सुनाई दी, लेवल 1 अटैक अनलॉक। कौन हो तुम? लड़का चिल्ला के बोलता है, पर उसे फिर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। लड़का सर पकड़ के चिल्ला रहा है और इधर बीस्ट आवाज सुन के तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीस्ट एक अजगर स्नैक बीस्ट है जिसकी लंबाई 5 मीटर और वह ग्रीन कलर का है, जिसके स्किन पर काले धब्बे बने हुए थे। वह लेवल 3 का शाप है। कुछ ही देर के बाद शाप उस लड़के के पास जा पहुंचा और उस लड़के की हरकतों को देख रहा होता है। लड़का जोर जोर से चिल्ला ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बड़े से शाप पर पड़ती है। वह अपना सारा ध्यान शाप पर देता है। शाप अपने मुंह से एक ड्राबनी सरसराहट निकाल रहा था और देखते ही देखते स्नेल उस लड़के को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेवल 3 का अजगर स्नैक उस लड़के को निगलने ही वाला होता है। तभी वह लड़का उस शाप के मुंह के पास चिपक गया और उसके सर पर आ बैठता है। शाप उस लड़के की ये हरकत देख हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक उस शाप ने जिसे भी अपना शिकार बनाना चाहा वह उसके चंगुल से बच नहीं पाया। और एक ये लड़का है जो उसके सर पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे घुड़सवारी के लिए बैठा हो। सांप उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वह अजगर स्नैक नाकाम रहता है। स्नैक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और लड़का उसके सर पर बैठे ऐसे मजे में हंस रहा था जैसे उसकी मॉम झूले में बैठा कर लॉरी सुना रही हो। शाप अपनी पूंछ को अपने सर पर बैठे उस लड़के के मारने ही वाला होता है। तभी एक ब्लू एनर्जी चमचमाती हुई आती है। सांप उस एनर्जी को देख बचने की कोशिश करता है, पर वह एनर्जी सांप के ठीक पास आकर जमीन पर लगती है, जिससे एक धमाका होता है और वह लड़का सांप से छूट दूर जा गिरता है। लड़का अपने आप को संभालता है और उस लड़के की नजर पेड़ पर बैठी एक लड़की पर जाती है जो कि दिखने में एक अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके गुलाबी बाल उसके गोल चेहरे को और भी आकर्षक बना रहे थे। ये लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वह कुछ देर पहले जंगल में एरियन फूल लेने आई हुई थी। जंगल में आने के बाद ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। मुस्कान आवाज सुन वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए जाने लगती है। मुस्कान एक बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर जाने लगती है और कुछ देर बाद मुस्कान वहां पहुंच जाती है। मुस्कान जब वहां का नजारा देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि एक लड़का उस आस के सर पर बैठा होता है। मुस्कान ने उस सांप के बारे में अपने गांव में बहुत चर्चे सुने थे। इस सांप का पूरा नाम एंटोनिक अजगर स्नैक था। मुस्कान ने सुना था ये सांप 2 हफ्ते पहले इस जंगल में कहीं से आ गया था और इस सांप ने अब तक 155 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और जो एक सैनिक इस सांप से बच के महल तक पहुंचा था वो भी राजा को इस सांप की सूचना दे 1 घंटे बाद मर गया, जिसमें से 99 राजा के सिपाही थे और बाकी आम लोग। मुस्कान मन ही मन बोलती, ये लड़का कितना बहादुर है जिसे इस आस से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुस्कान जो अब तक उस लड़के की हिम्मत देख इम्प्रेस हो चुकी थी और उसकी मदद करने के लिए जाने ही वाली थी। तभी वह सोचती है, अगर उसे मेरा यूं बीच में आना पसंद नहीं आया तो चलो मैं उस पर यहीं से नजर रखती हूँ। अगर उस पर कोई खतरा आया तो मैं उसकी मदद करने पहुंच जाऊंगी। बस ये सोच मुस्कान पेड़ पर बैठ जाती है और उस एंटोनिक अजगर स्नैक और उस लड़के को देख रही थी। अजगर स्नैक को मुस्कान के उस अटैक से एक भी खरोच नहीं आई और उस स्नैक की प्रॉब्लम वो लड़का भी उसके सिर से छूट दूर पड़ा था और उस लड़के के पैर में चोट लग गई थी जिसमें से खून झलक आया था। अजगर स्नैक तेजी में लड़के को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लड़के की शक्ल रोने जैसी हो गई। सांप से डर के तो नहीं, पर उसके पैर में लगी चोट के चक्कर में दर्द हो रहा था। मुस्कान लड़के को बचाने के लिए तेजी में लड़के के सामने आ खड़ी होती है। हालांकि अपने सामने उस स्नैक को देख मुस्कान के हाथ पैर कपकपा रहे होते हैं, पर इतने बहादुर योद्धा को मुस्कान यूं ही अपने सामने मरते हुए भी तो नहीं देख सकती। बस यही सोच के मुस्कान उस लड़के को बचा रही थी। पर उस स्नैक के मुंह में तो पानी आने लगा था, क्योंकि उसे एक के साथ एक शिकार फ्री जो मिल रहा था। अजगर स्नैक अपना मुंह खोल मुस्कान को खाने आगे बढ़ रहा होता है। मुस्कान अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि उस स्नैक से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। भले ही मुस्कान का लेवल 2 है उस स्नैक के बराबर का, पर उस अजगर का साइज और पावर ज्यादा थी। बस स्नैक लेवल 3 के एक्सपर्ट को भी आसानी से हरा सकता था। उसकी मोटी चमड़ी की वजह से स्नैक पर अटैक का असर भी नहीं होता था। मुस्कान को अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी भयानक थी कि खुद मुस्कान रोने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गई। मुस्कान जब उस रोने वाले लड़के की तरफ देखती है तो उसे एक सदमा लगा, क्योंकि ये रोने वाला वही लड़का था जो कुछ देर पहले स्नैक की सवारी के मजे ले रहा था। मुस्कान के दिमाग में जो उस लड़के की एक बहादुर इमेज बनी थी वो 2 पल में ही बिगड़ गई और मुस्कान उसे बस एक डरपोक लड़का से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। तभी मुस्कान को उस एंटोनिक अजगर स्नैक की याद आती है और जब वो पलट कर देखती है तो वो स्नैक को देख के तो बेहोशी होने वाली थी, जिसे राजा के लेवल 3 के 100 एक्सपर्ट सैनिक भी अपने भयानक अटैक से खरोच भी नहीं पहुंचा पाए थे। उसे बस एक लड़का रोके तड़पा रहा था। असल में स्नैक भी उस लड़के की आवाज सहन नहीं कर पा रहा था और वो स्नैक ऐसे नाच रहा था जैसे कोई बीन बजा रहा हो। और जब वो रोने की आवाज स्नैक की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह स्नैक वहां से भाग गया। मुस्कान जो ये सब देख के अब तक सदमे में थी, वो अपने गाल पागलों की तरह नोचने लगती है। उसे ये सब सपना जैसा जो लग रहा होता है। वह अपने गाल बहुत तेज नोचती है ताकि वह सपने से बाहर आ सके, पर उसे जैसे ही दर्द का एहसास हुआ तो वह समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। तभी वह लड़के की तरफ देखती है। लड़के का रोना कोई आम लोगों की तरह नहीं था, वह एक अटैक था जो खुद लड़के को भी नहीं पता था। लड़का जब रोया था तब उसे एक आवाज फिर सुनाई दी थी, सिस्टम वॉइस रोबोटिक, योर अटैक अनब्लॉक, द अटैक नेम इज क्राउड रोम। लड़का जो अभी रो ही रहा था वो उस स्नैक को जाते देख और तेज तेज रोने लगा और चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरी सवारी भागा दी। मुस्कान को ये सुन के तो अपने आप पर रोना ही आने लगा और वो मन ही मन बोलती है, आज मैंने किस मनहूस की शक्ल देखी थी जो मुझे ऐसे इंसान से पाला पड़ा। मैं तो इसकी मदद करने आई थी और ये शुक्रिया बोलने की बजाय उल्टा दोष दे रहा था। मुस्कान के भी वो आवाज बर्दाश्त से बाहर होने लगती थी। तभी मुस्कान उसके पास रेंगते हुए आके बोलती है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी।
खाने का नाम सुन के तो वो लड़का ऐसे शांत हो गया जैसे वो रो ही न रहा हो। जैसे ही लड़का खड़ा होता उसके पैर में दर्द होता। मुस्कान ये देख एक पेड़ से जड़ी बूटी तोड़ के लाए और उसके पैर पर बांध दी, जिससे उस लड़के को आराम मिला। और वो दोनों जंगल से बाहर बने एक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटों में गांव में जा पहुंचते हैं। मुस्कान और वो लड़का गांव के बाजार से गुजर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक लड़का रोकता है। ये लड़का और कोई नहीं, मुस्कान का पुराना राइवल अभय मेहता है, जो हमेशा मुस्कान के काम में टांग अड़ाता रहता है। मुस्कान अभय को देख बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए, हट जाओ हमारे रास्ते से। पर अभय कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैंने सुना तुमने अभी तक टूर्नामेंट में भाग भी नहीं लिया। मुस्कान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो दोबारा हटने को बोलती। पर अभय कहाँ मानने वाला था और ताना कसते हुए बोलता है, लगता है ये मुझसे अभी से ही डर गई कहीं, इसीलिए तो पहले से तो हार नहीं मान ली। अभय की बात सुन दो लड़के जो अभय के साथ खड़ा था वो हंसने लगे। मुस्कान को अभय की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो उसे यहीं पर मार मार के भरता बना देती, पर उसे घर भी जल्दी जाना था। तभी मुस्कान को एक आवाज सुनाई देती है, मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ है। मुस्कान जब बोलने वाले की तरफ देखती है तो उसे वह लड़का पेट पर हाथ रखा दिखता है जो उसे जंगल में मिला था। अभय उस लड़के की तरफ देख के बोलता है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। लड़के को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभय की बात से कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा हो, और वो फिर बोला, मुझे भूख लग रही है, चले खाना खाने। ये बात सुन के तो अभय के तन बदन में आग ही लग गई। उसके साथ खड़े दो लड़के और मुस्कान उस लड़के की बात सुन के अभय पर हंसने लगे। अभय अपने साथी को डांट के चुप कराता है और गुस्से में उस लड़के को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है। तभी अभय को एक आवाज सुनाई देती है। अभय पलट कर देखता है तो वह देखता है कि उसके टीचर उसे बुला रहे होते हैं। असल में अभय अपने टीचर के साथ कुछ सामान खरीदने बाजार आया होता है। तभी उसकी नजर मुस्कान पर पड़ती है और वो और उसके दोस्त मुस्कान के रास्ते में आ जाते हैं। अभय टीचर को बुलाता देख मुस्कान के साथ खड़े लड़के को धमकी देते हुए बोलती है, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो टीचर ने तुम्हें आ गए, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचते। ये कहकर अभय वहां से जाने लगता है। लड़का फिर मुस्कान से बोलता है, मुझे भूख लगी है। मुस्कान उसकी बात सुनती और मुस्कुराते हुए अपने साथ चलने को बोलती है। और कुछ ही देर में वह एक घर में जा पहुंचते हैं। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है, जिसकी उम्र 60 साल की थी और वह लेवल 4 का एक्सपर्ट था, जो कि मुस्कान के पिता राणा प्रताप थे। उसके पास एक और आदमी था जो कि एक डॉक्टर था, उसकी भी उम्र 50 साल लग रही थी। उनका नाम अशोक था, जो कि अपने गांव के जाने माने डॉक्टरों में से एक थे। अशोक की नजर मुस्कान पर पड़ती है जो अभी अभी गेट से अंदर आई थी। अशोक पूछता है, जो जड़ी बूटी मैंने तुमसे लाने के लिए कही थी वो तुम लाए? मुस्कान एरियन फूल दिखाते हुए बोलती है, हाले आई, और वो फूल डॉक्टर अशोक को देते हुए पूछती है, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर अशोक मुस्कान को दिलासा देते हुए बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लड़का फिर आगे बढ़ के बोलता है, मुझे भूख लग रही है, खाना कहाँ है? लड़की को तो ये सुन के गुस्सा ही आ जाता है। वो परेशान है और इसे खाने की पड़ी है। मुस्कान उस पर चिल्लाने लगती है। मुस्कान को चिल्लाता देख लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो वहां से भाग जाता है। मुस्कान मन ही मन बोलती है, जाओ, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी। डॉक्टर मुस्कान से पूछता है, कौन था ये लड़का? मुस्कान सब कुछ बता देती है जो सब जंगल में हुआ था। डॉक्टर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस स्नैक बीस्ट को कोई नहीं हरा सका और उसे बस इस लड़के ने रोके हरा दिया था। तुम्हारे पापा मेरे एक अच्छे दोस्त थे, इसी नाते कह रहा हूँ, उस लड़के को ऐसे ही मत जाने दो, हो सकता है वो तुम्हें कई अच्छी चीजें सिखा सके, बाकी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर अशोक ये कर मुस्कान के पापा के पास चले जाते हैं। डॉक्टर अशोक की बात सुन के मुस्कान मन ही मन बोली, शायद उसे ज्यादा तेज भूख लग रही होगी और मैंने अपना गुस्सा बिना फालतू में उस पर निकाल दिया। मुस्कान को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मुस्कान जल्दी से उस लड़के को ढूंढने निकल जाती है। वह लड़का बाजार में इधर उधर भटक रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने महीनों से कुछ नहीं खाया है। सूरज डूब चुका था और उसे कहीं भी खाना नहीं मिला था। असल में ये लड़का दिखने में तो 18 साल का था, पर इसकी सोच एक 7 साल जितने बच्चे जितनी हो गई थी। इसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके लिए ये जगह ऐसी थी जैसे कहीं दूर से आया हुआ कोई मुसाफिर, ना ही कोई ठिकाना नहीं पेशे। लड़का इधर उधर भटक ही रहा होता है, तभी उसे एक आवाज फिर सुनाई देती है। भूख की वजह से आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, जिस वजह से आपको थकान महसूस हो रही है। आपकी एनर्जी 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। लड़का इधर उधर देखता पर उसे कोई नहीं दिखता। असल में लड़के को सुबह से ही समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन बार बार बोल रहा है। उसने हर बार बोलने वाले को देखने की कोशिश की पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी ढूंढते हुए मुस्कान उस लड़के के सामने आ खड़ी होती है। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मुस्कान ने इस लड़के को न देखा हो। रात ज्यादा हो गई थी और सब सो चुके थे। चांद सर पर आ गया था और सड़कों पे सन्नाटा फैला हुआ था। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना, शुभा भी यही कहा था और डांटने लगी थी। ये कहकर लड़के ने मुंह घुमा लिया। वो मैं उस वक्त पापा के तबीयत के बारे में सोच रही थी। वो काफी समय से बीमार है, अब तो लगता है वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। ऐसा बोलते हुए मुस्कान की आवाज में नमी और आंख में आंसू थे। और तुमने टोक दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दो और आओ घर चल के खाना खाते हैं। लड़का पलट कर देखता है। मुस्कान की आंखों में अपने पापा को लेकर बहुत फिक्र थी। लड़का आगे बढ़ता है और बोलता, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और चलने लगता है। मुस्कान वही खड़ी देख रही होती है। तभी लड़का पीछे पलट कर बोलता है, अब आओ भी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उस लड़के की बात सुन के मुस्कान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और बोलती है, हाँ मुझे भी लग रही है। वह साथ में चलने लगते हैं। मुस्कान को याद आता है कि उसने तो अभी तक इस लड़के का नाम भी नहीं पूछा। बस यही सोच के मुस्कान पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, लड़के ने कहा। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुस्कान ने पूछा। मुझे नहीं पता, लड़के ने कहा। ऐसे ही मुस्कान ने इस लड़के से बहुत सारे सवाल किए पर उस लड़के का जवाब ना नहीं में ही मिला। मुस्कान उससे बात करने के बाद बोलती है, क्यों ना मैं ही तुम्हारा कोई नाम रख दूं? लड़का ये सुन के खुश हो जाता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो क्यों ना तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया जाए, मुस्कान ने कहा।
लड़का तो ऐसे खुश हो गया था जैसे किसी ने उसे कोई अमृत दे दिया हो। वो अपना नाम बार बार लेके खुशी में झूम रहा था। मुस्कान उसकी हरकत देख हैरान थी। आखिर ये बच्चों वाली हरकतें की कर रहा है, मुस्कान ने मन ही मन कहा। तभी उसकी नज़र एक दीवार पे लगे एक पोस्टर पर जाती है जिसमें कुछ दिनों बाद होने वाले टूर्नामेंट के बारे में लिखा था। मुस्कान को दुख होता है इस टूर्नामेंट में भाग ना ले पाने का। आखिर रुद्राया कहाँ से था और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में क्यों कुछ नहीं पता था। क्या मुस्कान होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेगी? रुद्र को वो आवाज बार बार क्यों सुनाई देते हैं? क्या होगा आगे? चटू मॉल्टर्स ने चुना रुद्र को। आई खतरों की बहार। रुद्र की नींद टूटती है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठता है और उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। रुद्र जब कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि मुस्कान अपने पिता से बातें कर रही है और उसके पिता भी कल के मुकाबले काफी ठीक दिख रहे हैं। तुम टूर्नामेंट में भाग क्यों नहीं ले रही हो? मुस्कान के पिता राणा प्रताप मुस्कान से पूछ रहे थे। मैं अगर टूर्नामेंट में चली गई तो आपको कौन देखेगा? मुस्कान ने आंसर दिया। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे दोस्त डॉक्टर अशोक है ना, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम अपने एम पर ध्यान दो, राणा प्रताप ने कहा। मुस्कान टूर्नामेंट में जाने को राजी नहीं हो रही थी। तभी राणा प्रताप ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि हमारी बेटी एक बड़ी योद्धा बने और काफी नाम कमाए, और अब जब तुम्हारे हाथ में मौका है कुछ कर दिखाने का तो तुम मेरी वजह से मौका गवा रही हो। मैं मारने के बाद तुम्हारी माँ को कैसे मुंह दिखाएगा? मुस्कान का मन तो नहीं था अपने पिता को छोड़कर इस टूर्नामेंट में, पर अपनी मॉम की आखिरी इच्छा के चलते वह टूर्नामेंट में जाना भी चाहती थी, इसीलिए उसने जाने के लिए हाँ कर दी। मुस्कान अपने पिता से वादा करती है, मैं जीत के लौटूंगी इस टूर्नामेंट से। ये कहकर मुस्कान जैक्सन को अपने साथ आने के लिए कहती है और वह टूर्नामेंट में अपना नाम रजिस्टर कराने चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह दोनों टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंच जाते हैं। रुद्र वहां का नजारा देख खुश हो जाता है। वहां पर अलग अलग मूर्तियां बनी थी और वहां पर जो सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक मूर्ति बीस्ट लेवल 5 शेर की थी। वो शेर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूर्ति नहीं कोई असली शेर खड़ा हो। जैक्सन वहां का नजारा देख खुशी इधर उधर भाग रहा था। तभी उसका पैर फिसलता है और उसका सर मूर्ति पर जा लगता है और उसके सर से एक खून की पिचकारी निकलती है और उसके खून की एक बूंद रजिस्ट्रेशन मूर्ति बीस्ट पे आ गिरती है। इस रजिस्ट्रेशन हॉल में जितने भी योद्धा आते हैं उन सभी को अपने खून की एक बूंद उस बीस्ट की मूर्ति के पैरों में डालनी पड़ती है, जो कि एक मॉल्टर्स बीस्ट की मूर्ति है। कहानियां कहती है जब लाखों सालों पहले दानवों ने दुनिया पर राज करने के लिए इंसानों का खात्मा कर रहे थे तब मॉल्टर्स बीस्ट आसमान को चिरता हुआ सामने आया था और सभी बिस्टों को एक कर इंसानों के साथ मिलकर दानवों के साथ एक बड़ा युद्ध किया जिसमें दानवों की हार हुई और तभी से मॉल्टर्स को अच्छाई का देवता माना जाने लगा। कहा जाता है दानवों का राजा किंग ऑफ डेट ने हारने के बाद इंसानों का खात्मा करने का संकल्प लिया और उस दिन के बाद से मॉल्टर्स बीस्ट और किंग ऑफ डेट कभी दिखाई नहीं दिए। पर किसी दिन किंग ऑफ डेट वापस आएगा और इंसानियत को खत्म करेगा। उसके आने से पहले सभी को पावर का यूज सिखाना है जिससे जब किंग ऑफ डेट वापस आए तो उसका मकसद को नाकाम कर सके। रुद्र के खून की एक बूंद जैसे ही उस मॉल्टर्स मूर्ति पे गिरती है उसका नाम रजिस्ट्रेशन दीवार पर आ जाता है। हॉल में खड़े सभी योद्धा रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सभी योद्धा आपस में बातें करने लगे। एक लड़का अपने साथ खड़े लड़के से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मॉल्टर्स तो 100 से ज्यादा योद्धा को कभी नहीं चुनता था, तो इस बार ऐसा क्यों? चलो अच्छा ही हुआ, मुझे इससे पुराना हिसाब भी चुकता करना है। बोलने वाला लड़का अब ही था जो मुस्कान और रुद्र से बाजार में मिला था। सब इसलिए इस लड़के को ध्यान से देख रहे थे क्योंकि हजारों सालों से मॉल्टर्स 100 से ज्यादा योद्धा को नहीं चुनता था और अगर कोई 100 योद्धा चुनने के बाद अपने खून की बूंद मूर्ति पर डालता भी था तो उसका नाम रजिस्ट्रेशन दीवार पर नहीं आता था। और ये पहली बार ही हुआ था कि 100 योद्धा चुनने के बाद भी मॉल्टर्स ने किसी को चुना था। बस इसीलिए सब रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। तभी उस हॉल का हेड अंकित शर्मा, जो खुद ये देख के गहरे सदमे में चला जाता है, वो अपने आप को संभालते हुए हॉल के बीच में बने स्टेज पर आकर एक कड़क आवाज में सबको चुप होने के लिए बोलता है। अंकित जो लेवल 3 रैंक स्टाफ 4 का एक्सपर्ट था, उसकी आवाज सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और अंकित ने एक गहरी सांस लेके कहा, हजारों सालों में ये पहली बार हुआ है जब मॉल्टर्स ने 101 योद्धा को चुना है। हम मॉल्टर्स के इस चुनाव को आदर करते हुए आज से 5 दिन बाद इस टूर्नामेंट को शुरू करने की घोषणा करते हैं और जो इस टूर्नामेंट में प्रथम नंबर पर आएगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे और साथ ही उसे यहाँ से निकल राइनो शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉट में पढ़ने का मौका मिलेगा और ऐसे ही दूसरे और तीसरे नंबर वाले योद्धा को भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है आप सभी अपना अपना बेस्ट देंगे इस टूर्नामेंट में। ये कहकर अंकित वहां से चला जाता है। मुस्कान जो रुद्र के उस मूर्ति पर सर टकराते ही भागते हुए रुद्र के पास गई थी, उसने देखा कि रुद्र बेहोश पड़ा है और उसके सर से खून भी निकल रहा है। ये देख मुस्कान अपने हाथ में पहनी वॉच वाले हाथ को घूमती है और उसके हाथ में जड़ी बूटी और पट्टी आ जाती है और फिर मुस्कान रुद्र की पट्टी कर देती है। तभी अंकित स्टेज पर अपनी बात शुरू करता है और मुस्कान अंकित की बात सुनने लगी थी। अब जब अंकित और वहां खड़े सभी योद्धा जाने लगते हैं तभी अभय ने मुस्कान के पास आकर एक कुटिल मुस्कान से कहा, इस लड़के की सच में किस्मत खराब है जो ये गलती से ही सही पर टूर्नामेंट में भाग ले लिया। ये कहकर रुद्र वहां से हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। तभी रुद्र को होश आता है और वह मुस्कान से पूछता है, अभी यहाँ क्या हुआ और सभी लोग कहाँ गए? कुछ नहीं, सब अपने अपने घर चले गए, चलो अब हम भी घर चलते हैं। ये कहकर मुस्कान रुद्र को लेके घर जाने तो लगी, पर उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि कैसे रुद्र का नाम इस टूर्नामेंट से वापस ले। मुस्कान और रुद्र रजिस्ट्रेशन हॉल से घर की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी मुस्कान रुद्र की तरफ देखते हुए पूछती है, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? रुद्र को मुस्कान की बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए वो पूछता है, ये शक्ति क्या होती है और कहाँ से मिलती है? रुद्र की ये बात सुन के तो मुस्कान की आंखें फटी ही रह जाती है। इसे शक्तियों के बारे में नहीं पता और इसने टूर्नामेंट में भाग भी ले लिया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मुस्कान ने मन ही मन कहा।
फिर मुस्कान रुद्र को समझाते हुए बताती है, कहा जाता है लाखों सालों पहले जब इंसान हुआ भी नहीं करते थे तब दुनिया पर मेटियोराइट की एक बारिश हुई थी जिनके अंदर असीमित शक्तियां थी। आग, पानी, वायु, पृथ्वी जैसी अन्य शक्तियां पहचान में आई, जिससे कई नई जाति अस्तित्व में आई जिनमें से एक बंदरास प्रजाति थी जो आगे चल के दिमाग का विकास कर इंसानी जाति बनी जिससे हम रिलेट करते हैं। और उन दिनों एक और जाति हुआ करती थी जो सबसे कमजोर ट्रॉन जाति कहलाती थी। कहानियों में बताया गया है इस जाति के सभी जीव हमेशा छुपकर रहते थे, पर जब मेटियोरिट की बारिश हुई तब इस जाति को एक अनोखी शक्ति मिली जिसने आगे जाकर दुनिया पर राज करने की कोशिश की। इस जाति को आज दानव जाति के नाम से भी जाना जाता है। बस ऐसे ही मिली इंसानों और दानवों को अपनी अपनी पावर। ये कहकर जब मुस्कान ने रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र तो उसके साथ होता ही नहीं है। मुस्कान पलट कर देखती है तो रुद्र तो एक रोते हुए बच्चे को गंदे गंदे मुंह बनाकर हंसा रहा होता है। तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है, आपका न्यू अटैक अनलॉक हुआ है और साथ ही आपको मिले हैं 10 लेवल अप पॉइंट्स। योर प्रेजेंट स्टेटस डॉट टू अटैक अनलॉक डॉट लेवल 1 डॉट 10 लेवल अप पॉइंट्स। रुद्र इस आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस बच्चे को हंसा रहा होता है। रुद्र की ये बच्चों वाली हरकत देख मुस्कान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। एक लड़का जिसने एक सफेद कोट पहना था जिसकी लंबाई उसके घुटनों से नीचे तक की थी और चेहरे के आधे हिस्से पर रेड मास्क लगा रखा था। उस मास्क में उसकी रेड आई कोई लाल पत्थर की तरह चमक रही थी और वह एक पेड़ पर बैठा रुद्र पर नजर रख रहा था जैसे कोई चिल अपने शिकार पर नजर बनाकर रखती है। रुद्र इस बात से अनजान अब मुस्कान की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एक लड़का रुद्र के सामने आ जाता है। वह इतनी तेजी में आता है कि मुस्कान को भी वो आता हुआ नहीं दिखता। मुस्कान दूर से ही उसके हाथ में बंधी वॉच को देखती है, उसमें उस लड़के का लेवल 1 दिख रहा होता है। मुस्कान भागते हुए रुद्र के पास आ खड़ी हो बोलती है, कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है और मैं उस लड़के को अपने साथ ड्रेको बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, राहुल ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल की बात सुनके तो मुस्कान को एक शौक लगा क्योंकि ड्रेको बैटल एक ऐसी बैटल है जिससे एक योद्धा दूसरे योद्धा की पावर को परखता है। आखिर ये लड़का है कौन, कहाँ से आया है और यह रुद्र से ड्रेको बैटल क्यों करना चाहता है? इस लड़के में कुछ ना कुछ गड़बड़ और इसका लेवल इसके पास से आती एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं मेल कर रहा, मुस्कान ने मन ही मन कहा। रुद्र तो अपने बाल नोच रहा होता है क्योंकि राहुल की बात रुद्र के सर के ऊपर से जो जा रही थी। मैं करूंगी तुमसे ड्रेको बैटल, ये कहकर मुस्कान आगे आती है। राहुल की नजर मुस्कान के हाथ पे बंधी वॉच पर जाती है, उस पर उसका लेवल 2 साफ दिख रहा होता है। वैसे तो एक लेवल का अंतर ज्यादा नहीं लगता, पर एक लेवल को पार करने के लिए योद्धा को अपनी पावर संभालना आना चाहिए, वरना उसकी पावर उसी का विनाश भी कर सकती है। और अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मुस्कान राहुल को बड़ी ही आसानी से हरा सकती है। राहुल और मुस्कान एक मैदान में आ खड़े होते हैं लड़ने के लिए और रुद्र मैदान के बाहर खड़ा हो उन दोनों को देख रहा था। बिना किसी देरी के मुस्कान अपना पहला अटैक निशाना लगा करती है। वाटर शॉट। इस अटैक में मुस्कान के एक हाथ से पानी का प्रेशर तेजी में राहुल की तरफ जाता है। राहुल मुस्कान के अटैक को देखकर हंसा और एकदम गायब हो गया। मुस्कान इधर उधर दिख ही रही थी, तभी अचानक से मुस्कान के सामने राहुल आ गया। जब तक मुस्कान अपने आप को बचा पाती उससे पहले ही राहुल ने एक जोरदार पंच दे दिया, जिससे मुस्कान दूर एक पेड़ से जा टकराए और खुद को संभालते हुए फिर खड़ी हुई और अपना दूसरा अटैक किया। पर इस बार भी राहुल मुस्कान के अटैक से बच उसे पर जोरदार हमला किया जिससे मुस्कान के मुंह से खून निकलने लगा। तभी रुद्र मुस्कान के पास भागता हुआ आया। तुम ठीक तो हो? रुद्र ने मुस्कान से पूछा। मुस्कान के मुंह से खून निकल रहा था और वह अपना सर हिलाते हुए बोली, बस थोड़ी चोट आई है। तभी राहुल की आवाज आई, बस इतनी ही पावर थी तुम में, अभी तो मैंने लड़ना भी शुरू नहीं किया और तुम पहले से ही हार गई। मुझे तो लगा तुम मुझे अच्छी टक्कर दोगी, पर मुझे यह नहीं पता था तुम मेरे बस 2 ही बार से हार जाऊंगी। ये कहकर राहुल हंसने लगा। राहुल की बात सुनकर मुस्कान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे चोट ही इतनी गहरी आई थी जिस वजह से उसे खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी। अब तुम्हारी बारी, चलो लड़ते हैं, या तुम पहले ही डर के हार मान रहे हो? असल में राहुल रुद्र को उकसा रहा था ताकि वह गुस्से में लड़ने के लिए आगे आए। राहुल की चुनौती सुन रुद्र को एक आवाज फिर सुनाई देती है, आपकी दैनिक चुनौती मिल चुकी है, इसे हरा पाएं 20 लेवल अप पॉइंट्स। रुद्र को सुनाई दी इस बात का तो मतलब समझ नहीं आया, पर उसे एक बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि ये लड़का बिना उससे लड़े वापस नहीं जाने वाला। रुद्र लड़ने के लिए खड़ा हो गया, तभी मुस्कान ने कहा, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। रुद्र ने मुस्कान की बात सुनकर कहा, भले ही मेरे पास कोई पावर नहीं है पर मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। रुद्र तेजी में भागते हुए गया और उस पर अपने हाथ से मरने लगा, पर राहुल तो ऐसे खड़ा था जैसे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हो, बल्कि उल्टा रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर से बनी किसी चट्टान पर अपने हाथ मार रहा हो। कुछ देर बाद राहुल ने रुद्र को धक्का दिया जिससे रुद्र दूर जाके गिरा और उसके शरीर पर जगह जगह से छिल गया। रुद्र की शकल रोने जैसी हो गई। मुस्कान, क्या ये फिर वही करने वाला है? क्या इसका पास सच में कोई पावर नहीं आई, कुछ छुपा रहा है? राहुल फिर गायब हुआ और रुद्र के पास पहुंच गया। रुद्र की शकल देखकर तो राहुल की तो हंसी ही निकल गई और हंसते हुए मन ही मन बोला, कहीं मैं गलत लड़के से तो नहीं लड़ने लगा? मैंने तो सुना था कि एक लड़के को मोल्टर्स ने 100 योद्धा के चुनने के बाद भी चुना है, इसीलिए वो रुद्र से लड़ने आया था, पर उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद मोल्टर्स ने कोई गलती कर दी। राहुल अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रोने की चीखें तो राहुल की बर्दाश्त से भी बाहर होती है और जो वो देखता है उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है। पेड़ पर बैठा वो मास्क वाला लड़का कौन था? क्या है रुद्र की पावर? कहाँ से मिला उसे सिस्टम? क्या रुद्र राहुल को हरा सकेगा? आखिर की चुना मोल्टर्स ने रुद्र को। चैप्टर 3। राहुल अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी और रोने वाले की तरफ देखकर तो राहुल की आंखें ही फट जाती है। रोने वाला और कोई नहीं रुद्र ही था। उसकी रोने की आवाज से राहुल के कानों में से खून निकलने लगता है और जो मुस्कान कोने में जख्मी हालत में थी उससे भी वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। दूर होने की वजह से आवाज का इम्पैक्ट कम कर रहा था, पर फिर भी मुस्कान के लिए बहुत तेज था। राहुल से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने कान पकड़ के घुटनों के बल बैठ गया और उसने हार मान ली।
मुस्कान तो ये देखकर बेहोश ही होने वाली थी क्योंकि जिसे वो खुद लेवल 2 की होते हुए नहीं हरा पा रही थी उसे बस रुद्र ने लेवल 1 पर होते हुए बस रोके हरा जो दिया था। दूर एक पेड़ पर बैठा वो लड़का जिसे चेहरे पर मस्त लगा था वो ये सब देख के खुश होते हुए बोलता है, बहुत खूब, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी पावर को यूज करना सीख रहे हो, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो बिजली की स्पीड से चला जाता है। रुद्र जिसने राहुल की हार मानने के बाद रोना बंद ही किया था तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, आपने ये चुनौती जीत ली है इसीलिए आपको मिलते हैं 20 लेवल अप पॉइंट्स। आपका बाटमन स्टट्स है 30 लेवल अप पॉइंट्स। तो अटैक अनलॉक। रुद्र मुस्कान के पास जाता है और उसे लेके घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में रुद्र मुस्कान को शुक्रिया कहता है। मुस्कान हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? रुद्र ने कहा, तुमने मुझे उस लड़के से जो बचाया इसलिए। असल में रुद्र को तो पता भी नहीं है राहुल हारा कैसे। रुद्र को तो ऐसा ही लग रहा था कि मुस्कान ने ही उस लड़के को हराया है। शायद इसे अपनी पावर के बारे में नहीं पता तभी तो ये ऐसी बातें कर रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास पावर है और इसे पता भी नहीं? मुस्कान मन ही मन बोली। मुस्कान और रुद्र घर पहुंचे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उनका पूरा दिन पहले रजिस्ट्रेशन हॉल और उस लड़के से लड़ने में ही निकल गया था। रुद्र तो अपने कमरे में लेते ही सो गया। मुस्कान अपने पापा के पास जाके बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। ले लिया तुमने टूर्नामेंट में भाग? राणा प्रताप ने पूछा। मुस्कान तो कहीं और ही खोई हुई थी तभी राणा प्रताप ने जोर से कहा, बेटी। तेज आवाज सुनकर मुस्कान होश में आए और बोली, हाँ ले लिया। बेटी कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही हो? राणा ने ख्यालों में खोया देख पूछा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तो रुद्र ने जो आज काम किए हैं उनके बारे में सोच रही थी। क्या कोई गड़बड़ की क्या उस लड़के ने? राणा प्रताप ने कहा। नहीं कहकर आज जो कुछ भी हुआ वह सब एक सांस में बता दिया। मुस्कान की बात सुन के तो राणा भी कुछ देर सोच में पड़ गया। असल में बात ही ऐसी थी, रजिस्ट्रेशन हाल में उसका शो योद्धा के बाद भी चुना जाना और राहुल को बस रोकर हरा देना कोई छोटी बात तो थी नहीं। और कुछ देर बाद सोच के बोला, मेरे एक गुरु है जो युद्ध कला में माहिर है, तुम वहां जाओ, रुद्र को लेके वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देंगे। मैंने भी उन्हीं से अपनी पावर पर काबू करना सीखा था। राणा प्रताप भी वाटर पावर का एक्सपर्ट है जिसने अपने गुरु आदर्श से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, पर अभी वो अपनी बेटी को सिखाने की हालत में नहीं है, इसीलिए वो अपने गुरु आदर्श के पास भेज रहा था। अपने पिता की यह बात सुन वह मन ही मन सोचती है, जब मैं अपने बराबरी के योद्धा से ही नहीं जीत पाई तो टूर्नामेंट में आए हुए उन महाशक्तिशाली योद्धाओं से कैसे जीतूंगी। बस यही सोच वह गुरु आदर्श के पास शिक्षा लेने जाने को तैयार हो जाती है। राणा ने अपनी बेटी को एक नक्शा देते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हें मेरे गुरु आदर्श के पास तक ले जाने में मदद करेगा। तुम्हारा सफर लंबा होगा इसीलिए सभी तैयार पहले से कर लेना। अभी तुम जाकर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें निकलना भी है। मुस्कान अपने पापा की बात मान अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही घंटे बाद सुबह होती है और मुस्कान और रुद्र दोनों गुरु आदित्य से शिक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों बाद मुस्कान और रुद्र एक जंगल में पहुंचते हैं जिसका नाम जैनरान जंगल है। कहा जाता है हजारों साल पहले इस जंगल में जिनका राज हुआ करता था, यह एक ऐसी प्रजाति हुआ करती थी जिन्हें शांति पसंद थी। भले ही इन्हें शांति पसंद थी पर इनके आगे बड़े बड़े लेवल के योद्धा भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि इस प्रजाति के पास ऐसी ऐसी शक्ति हुआ करती थी जो ना ही कभी इंसान ने देखी थी ना ही किसी को मिली थी। पर अचानक से 20,000 साल पहले ये जाति दुनिया से गायब हो गई। अब ये जाति बस किस्से और कहानियों में ही मिलती है। किसी ने भी इन जातियों के लोगों को काफी समय से नहीं देखा। मुस्कान और रुद्र जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था जिस वजह से सूरज की किरणें भी नहीं आ पा रही थी, इसीलिए माहौल में ठंडक और नमी थी। मुस्कान और रुद्र जंगल में आगे बढ़ रहे थे और उन्हें अपने ही पैरों की आवाज डरा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्र इधर उधर देखते हुए पूछा। असल में यहाँ आने से पहले मुस्कान ने रुद्र को कुछ नहीं बताया था और अचानक से ही मुस्कान सुबह रुद्र को अपने साथ ले आई थी, इसीलिए रुद्र को कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं। ओहा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, हम गुरु आदर्श से शिक्षा लेने उनके आश्रम में जा रहे हैं। उनकी गाइडेंस से हम एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे टूर्नामेंट में। ये बोलते हुए मुस्कान की आंखों में उनके लिए आदर साफ चमक रहा था। भले ही मुस्कान ने गुरु आदर्श को कभी नहीं देखा था पर अपने पिता से उनके बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है। मुस्कान अपनी बात कह ही रही थी, तभी रुद्र ने कहा, वहां कुछ है। ये कहकर रुद्र उस ओर भागने लगा। वहां खतरा भी हो सकता है, जरा ध्यान से। ये कहकर मुस्कान भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। जब रुद्र उस जगह पहुंचा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुस्कान भी पीछे पीछे आ गई और वहां का नजारा देख के तो मुस्कान की भी आंखें फट गई। असल में वहां एक ड्रैगन की मूर्ति बनी थी जो लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 मीटर के दायरे में फैली हुई थी। मूर्ति को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मूर्ति नहीं है, कोई असली का ड्रैगन है। ये है क्या? रुद्र ने हैरानी में मुस्कान से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने भी इसे पहली बार देखा है, इसे छूना मत, मुस्कान ने कहा ही था। पर उसके कहने से पहले ही रुद्र उस मूर्ति पर चिपक गया और कुछ ही देर में रुद्र मूर्ति के टॉप पर पहुंच गया। रुद्र मूर्ति पर चढ़ा तो ऐसे था जैसे वो कोई इंसान नहीं छिपकली हो। मुस्कान, ऊपर आओ, मुझे कुछ दिखा है, रुद्र ने जोर से कहा। आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझे देखने के लिए बुला रहा है? मुस्कान ने मन ही मन सोच और ऊपर की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में मुस्कान भी ऊपर पहुंच गई और वहां का नजारा देख वह भी मनमोहित हो गई। चारों तरफ जहां तक भी मुस्कान की नजर जा रही थी बस जंगल ही जंगल था और शाम भी हो गई थी, जिस वजह से सूरज की हल्की पीलापन उसे नजारे को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था। उसके मजे को भान करते हुए रुद्र ने कहा, वहां नहीं, इधर देखो, ये क्या है? मुस्कान रुद्र की बात सुन पीछे पलट कर देखती है। ड्रैगन मूर्ति के सर पर एक पुरानी भाषा में कुछ लाइन लिखी होती है। मुस्कान उस भाषा को ध्यान से देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता और बहुत देर कोशिश करने के बाद वह हार मान लेती है और मुस्कान आज की रात उसी मूर्ति के सर पर ही सोने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि रात में इस जंगल में बहुत से खतरे हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ रुकने का फैसला सही है। और वह दोनों उसे मूर्ति के सर पर ही लेट आसमान की तरफ देखने लगते हैं। मूर्ति का सर ही 4 मीटर चौड़ा था, आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे और चांद भी पूरा निकला था। यानी कि आज पूर्णिमा की रात है, मुस्कान ने मन ही मन कहा। अच्छा रुद्र, एक बात बताओ। कोई आवाज ना आने पर मुस्कान रुद्र की तरफ देखा। रुद्र तो आंखें बंद कर सो गया था। मुस्कान ये देख एक प्यारी सी मुस्कान देती है और वह भी आंखें बंद कर सो जाती है।
आधी रात हुई और जैसे ही चांद मूर्ति के ठीक ऊपर आया तो ड्रैगन मूर्ति की आंखें लाल हो गई है। इस नज़ारे को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मूर्ति नहीं सचमुच का कोई ड्रैगन हो। मुस्कान की आंख खुलती है और बहा का नजारा देख मुस्कान डर जाती है और रुद्र को उठाने लगती है, पर रुद्र तो एक गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिर पूरा दिन जो चला था, बहुत कोशिश के बाद भी जब रुद्र नहीं उठता है तो मुस्कान अपनी वाटर पावर से पानी डालती है, जिससे रुद्र झटपटाते हुए उठता है और मुस्कान को गुस्से से देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो, अब तुम मुझे सोने भी नहीं दोगी? रुद्र बेटा, एक बार पीछे तो देखो, नींद के साथ साथ होश भी उड़ जाएंगे, मुस्कान ने प्यार से कहा। क्या है, पीछे कोई भूत है क्या? रुद्र ने गुस्से में कहा। और जैसे ही रुद्र ने पीछे पलट के देखा तो सच में उसके नींद और होश दोनों ही उड़ गए और बोला, ये क्या हो रहा है? असल में मूर्ति पर जो पुरानी भाषा में लिखा हुआ था वो चांद की सीधे चांदनी पड़ते ही चमकने लगी थी, जिसे देख मुस्कान और रुद्र दोनों ही शौक थे। अब तो मुस्कान को यहाँ रुकने का अपना ही फैसला गलत लग रहा था। देखते ही दिखते लिखावट से रोशनी बढ़ गई और पूरा ड्रैगन ही एक नीली रोशनी में चमकने लगा। दिखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे चांद का कोई हिस्सा जमीन पर आ गया हो। और थोड़ी ही देर में एक आवाज मुस्कान और रुद्र को सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कई पत्थर घिसट रहे हो और कुछ ही देर बाद ड्रैगन के सर पर एक रास्ता खुला जो कि नीचे जा रहा था। चलो बहा, चल के देखते हैं क्या है बहा, मुस्कान ने कहा। पर रुद्र तो पहले ही उस रास्ते के पास पहुंच गया। ये लड़का भी ना बिना कुछ सोचे चल देता है, ये कहकर मुस्कान रुद्र के पास जा पहुंची। चलो नीचे चल के देखते हैं क्या है नीचे, रुद्र ने कहा। बहा, खतरा भी हो सकता है, मेरे ख्याल से न जाना ही ठीक है, मुस्कान ने कहा। क्या ही होगा नीचे, तुम ज्यादा ही सोचती हो, ये कहकर रुद्र नीचे कूद पड़ा। रुद्र और मुस्कान दोनों ही चिल्लाते हुए नीचे स्लाइड करते हैं और कुछ देर स्लाइड करने के बाद वह नीचे जा पहुंचते हैं। अब नीचे का नजारा देख तो मुस्कान लगभग बेहोश ही हो जाती है। क्या है उस ड्रैगन मूर्ति का राज? किसने बनाई जैनरान जंगल के बीचों बीच ये मूर्ति? नीचे मिलेगा कुछ अनोखा या खतरा कर रहा होगा उनका इंतजार? क्या वह निकल भी पाएंगे या होगा उनका विनाश? चैप्टर 4 खुला ड्रैगन मूर्ति का रहस्य। रुद्र और मुस्कान दोनों ही चिल्लाते हुए नीचे स्लाइड करते हैं और कुछ देर स्लाइड करने के बाद वह नीचे जा पहुंचते हैं। अब नीचे का नजारा देख तो मुस्कान लगभग बेहोश ही हो जाती है। रुद्र और मुस्कान को एक मूर्ति दिखती है। वो मूर्ति एक जिन की थी और उसके बराबर में एक पत्थर से बना गेट था। जिस रास्ते से वो दोनों आए थे वहां से वापस नहीं जा सकते थे। मुस्कान जो अभी तक इस ड्रैगन मूर्ति से अनजान थी, वो जीन को देख समझ गई ये मूर्ति जीन प्रजाति ने बनाई होगी। मुस्कान मन ही मन अंदाजा लगा ही रही होती है। तभी रुद्र को एक आवाज सुनाई देती, पर इस बार मुस्कान को भी वह आवाज सुनाई देती है। बोलने वाला कोई और नहीं, सामने बनी मूर्ति ही थी। जनों के महाराजा डीरिंग बैंक के महल में आप दोनों का स्वागत है। यहाँ से आगे जाने के लिए आप दोनों को मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो मैं आगे जाने का रास्ता बताऊंगा और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा, मूर्ति ने कहा। मूर्ति की बात सुन रुद्र ने सर खुजते हुए कहा, तुमने सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब बात समझ आई तो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, मुस्कान ने कहा। कहा है चिड़िया, कहा है चिड़िया, रुद्र ने कहा। बेवकूफ रुद्र, कहावत है ये, मुस्कान ने कहा। मुझे न समझ में आती कहावत बहावत, साफ साफ बोला करो, रुद्र ने बाल खुजाते हुए कहा। अब हमारे पास इसका जवाब देने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वहां से जा नहीं सकते, मुस्कान ने कहा। क्या है तुम्हारी पहेली, मुस्कान ने पूछा। लबों पे लब लबों पे दिल, तुम बताओ क्या है ये जिन? इस पहेली का जवाब तुम्हें एक बार में देना होगा वरना तुम यही दफन हो जाओगे, मूर्ति ने कहा। लबों पे लब लबों पे दिल, तुम बताओ क्या है ये जिन? मुस्कान मन ही मन दोहराती है। रुद्र की आवाज आई, मुस्कान एक चुम्मा। जा जा, मुझे नहीं पता था रुद्र तुम ऐसी सोच रखते हो मेरे बारे में, मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी पर तुम तो ठरकी निकले, मुस्कान ने कहा। बाबली मुस्कान, इस सबल का जवाब है किस करते हुए जिन, रुद्र ने कहा। ये सुन के तो मुस्कान का चेहरा शर्म से लाल ही हो गया, वह गलती से क्या समझ बैठी। मूर्ति की आवाज आई, सही जवाब, और मूर्ति का दिल उड़ता हुआ रुद्र के हाथ में आ जाता है। मूर्ति का दिल एक तारे के सैफ में होता है। रुद्र आगे बढ़ दिल को गेट में बनी जहर में रख देता है और गेट खुलने लगता है। एक आवाज के साथ वो पत्थर का बना गेट खुल जाता है। मुस्कान और रुद्र दोनों जब आगे बढ़ते हैं, बहा का नजारा देख तो रुद्र और मुस्कान का रोना ही निकल जाता है, क्योंकि बहा भी एक मूर्ति थी और वो कह रही थी, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वो पीछे जा नहीं सकते थे और मुस्कान को पता है इस मूर्ति से वो जीत नहीं सकते हैं, पर इस मूर्ति से लड़ने के सिवा मुस्कान और रुद्र के पास कोई और चारा भी नहीं था। ऊपर वाले के भरोसे छोड़ वह दोनों लड़ने लगते हैं। मुस्कान अपना पहला अटैक करती है। वाटर शॉट जैसे ही मुस्कान के हाथ से बनी पानी की धार उस पुतले पर लगती है, उसके ऊपर से सारी धूल मिट्टी हट जाती है और पुतले पर कोई असर नहीं होता। हमें उसे हराना है ना कि निलहना है, रुद्र ने मुस्कान से कहा। मुस्कान ने गुस्से में कहा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ और तुम तो बस खड़े हो। रुद्र मुस्कान की बात सुन के तेजी में पुतले की तरफ भागा और जैसे ही रुद्र पुतले के पास पहुंचा, पुतले ने एक हाथ रुद्र को मार दिया, जिससे रुद्र उड़ता हुआ दूर एक दीवार से जा टकराया। मार डाला रे, ऐसे कौन मारता है, रुद्र ने उठते हुए कहा। मुस्कान तेजी में भागते हुए रुद्र के पास गई और कहा, मेरे पास एक तरीका है इसे हराने का, अगर तुम साथ दो तो। क्या तरीका है, जल्दी बताओ वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, रुद्र ने कहा। वहां पुतले के पीछे एक तलवार रखी है, तुम पुतले का ध्यान बटाओ, मैं वो तलवार लेके पीछे से उसे मार दूंगी, मुस्कान ने तलवार दिखाते हुए कहा। ए मेरी माँ, क्यों मुझे मारना चाहती है, उस पुतले के सामने भेज के, रुद्र ने कहा। बस यही एक तरीका है और जब तरीका मेरा है तो तुम्हें ही ध्यान बटाना होगा पुतले का, और अगर तुम्हारे पास दूसरा तरीका हो तो बताओ, मुस्कान ने कहा। रुद्र के आंखों से तो आंसू ही निकल गए। अगर उसने मुस्कान की बात न मानी तो भी मारना है और अगर मान ली तो भी मारना है। फिर भी रुद्र ने हिम्मत करके मुस्कान की बात मान ली और पुतले के सामने जा चिल्लाया, ए पुतले, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। भले ही वो एक पुतला था, पर बनने वाले ने उसमें इमोशन भी डाले थे, जिससे वो बात समझकर गुस्सा और खुशी महसूस कर सकता था। बस रुद्र के उकसाने की देरी थी। जो पुतला आराम से बार कर रहा था वो गुस्से में आ गया और उसने म्यान में से एक तलवार निकाल ली।
बस तलवार निकालने की देरी थी और रुद्र रो पड़ा। ये क्या कम था जो अब इसने तलवार भी निकल ली। भाई बस आज छोड़ दे, आगे से कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचा करूंगा, रुद्र ने मन ही मन कहा। पर पुतला तो गुस्से में आ गया था। अब कहा वो छोड़ने वाला था रुद्र को और देखते ही देखते पुतले ने अपनी तलवार से रुद्र पर वार किया। पर रुद्र अपनी जगह से सही वक्त पर हट गया और पुतले की तलवार जमीन पर जा लगी। जिस जमीन फट गई, रुद्र की ये देखकर आंखें फटी की फटी ही रह गई। रुद्र को एक आवाज सुनाई दी, आज की आपकी चुनौती मिल चुकी है, इस विशाल पुतले को हराए और पाए 50 लेवल अप पॉइंट्स। कौन है भाई तू और क्या फायदा पॉइंट्स का जब जान ही नहीं होगी, और क्या कह रहा है तू, इसे हराओ, मैं इसे बच ही पाऊं यही बहुत है, रुद्र गुनगुनाया। तभी रुद्र को मुस्कान की बात याद आई। उसने कहा था कि मैं इस पुतले का ध्यान बटाऊं जिससे उसे मौका मिल सके तलवार लेकर इस पुतले को मारने का। ये सोच रुद्र उस पुतले का ध्यान बटाने के लिए जीभ निकलकर चिढ़ाने लगता है। पुतले का रुद्र की तरफ ध्यान जाते ही मुस्कान तलवार लेने को आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे पुतले से छुपते छुपाते वह तलवार तक पहुंच जाती है। तलवार की लंबाई 2 मीटर की थी और वजन लगभग 3000 किलो था। मुस्कान जैसे ही तलवार को उठाने की कोशिश करती पर वह बहुत कोशिशें के बाद भी तलवार नहीं उठा पाई। क्योंकि मुस्कान का लेवल 2 था जिस वजह से वह बस 2000 किलो वजन ही उठा सकती थी, पर इस तलवार को उठाने वाला योद्धा कम से कम लेवल 3 का होना चाहिए, तभी योद्धा इस तलवार को उठा सकता है। बस ये देख मुस्कान को एहसास हो गया कि आज वह दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे और उसने हार मान ली और पलटकर रुद्र की तरफ देखा। और बस रुद्र की तरफ उसका देखना ही था और वह बेहोश हो गई। आखिर हुआ ही कुछ ऐसा था। रुद्र जो कुछ देर पहले पुतले का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जीभ निकाल के गंदे गंदे मुंह बनाना शुरू करता है, तभी सिस्टम से आवाज आई, लाफ क्रैश अटैक। इस अटैक से रुद्र अपने विरोधी को हंसा हंसा कर ही मार सकता है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो अटैक कर रहा है। और क्योंकि बनाने वाले ने पुतले को भावनाएं दी थी जिस वजह से पुतला सामने वाले की बात समझकर खुशी, गम और गुस्सा कर सकता है। और इसी वजह से रुद्र का लाफ क्रैश अटैक पुतले पर भी काम कर रहा था। पुतला जो अभी तक रुद्र को मारने पर उतारू था, वो अब रुद्र के अजीबोगरीब मुंह देखकर जमीन पर लेट रहा था। पुतले की यही हरकत देख मुस्कान भी बेहोश हो गई थी। पुतला तो ऐसा लग रहा था जैसे पुतला नाग हो और रुद्र सपेरा। पुतले का ऐसे जमीन पर लौटने की वजह से उसका पावर सोर्स दब जाता है, जिस वजह से वह पुतला एक मिट्टी का ढेर में बदल गया और उसका हाथ जो चांद के सैफ में था वो रुद्र के हाथ उड़ता हुआ फिर आ जाता है। रुद्र अभी एक दीवार के पास आ खड़ा हुआ। ये दीवार गुरु आदर्श के पीछे वाली दीवार थी। रुद्र ने झुककर कहा, आओ मेरी ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाओ। मुस्कान ये करना तो नहीं चाहती थी, पर उसे गुरु आदर्श से मिलने के लिए ऐसा करना पड़ा और वो दीवार पर चढ़ गई और देखते ही देखते दोनों अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही दूध की वॉच चमकने लगती है। ये वही वॉच है जो रुद्र को जैनरान जंगल में बनी एक ड्रैगन की मूर्ति में मिली थी। मुस्कान की नजर उस वॉच पर पड़ी और वह चौंक गई, क्योंकि ऐसी चमक कोई आम वॉच से नहीं निकल सकती है, इसीलिए वो उसे वॉच को देखकर चौंक गई थी। आखिर मुस्कान के पास भी एक लेवल वॉच थी, पर उसकी वॉच कभी भी ऐसे नहीं चमकी। पर मुस्कान जानती थी कि अभी इस वॉच के बारे में बात करने का सही समय नहीं है, इसीलिए उसने बात काटते हुए कहा, चलो अभी हमें गुरु आदर्श को भी ढूंढना है। रुद्र आकर मुस्कान के पीछे पीछे आदर्श के घर में पहुंच जाते हैं। वह दोनों पहुंचते हैं गुरु आदर्श के एक कमरे में। तभी रुद्र को एक आवाज आती है, खतरा। असल में सिस्टम रुद्र को आगाह कर रहा था। रुद्र इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उस रूम में बस डिब्बरों के अलावा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली जो था। आदर्श के घर में ये खाली रूम देखकर मुस्कान चौंक जाती है, क्योंकि जब गुरु आदर्श की बात आती है तो उन्हें खजाने का सरताज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पुरानी और प्राचीन चीज को ढूंढने और इकट्ठा करने का शौक जो है। रुद्र जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी रुद्र और मुस्कान को एक आवाज सुनाई देती है, आप दोनों का स्वागत है द लेजेंड हार्ट रूम में। आपको जीतने पर मिलेगा एक लीड एंड हार्ट और हार जाने पर मिलेगी मौत। बस ये सुनकर मुस्कान और रुद्र की शैटी गुल हो जाती है और रूम बदलने लगता है। इस समय रॉबर्ट रूम के बाहर आ चुका था। असल में रॉबर्ट अपनी सेवा आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट मन ही मन बोला, क्या सच में किसी ने द लेजेंड हार्ट रूम को चुनौती दी है? पर किसने? और कुछ देर सोचते हुए बोला, कहीं गुरुजी ने तो नहीं दी। ये सोचकर रॉबर्ट द लेजेंड हार्ट रूम के बाहर आ गया और उसने देखा कि उस रूम की चुनौती शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर बाद गुरु आदर्श भी उस रूम के बाहर आ गए। रॉबर्ट गुरुजी को देखकर चौंक गया और उसने कहा, आप नहीं हो रूम में तो फिर कौन है? नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूं जो इस रूम की चुनौती को पार कर सकूं। मुझे तो लगा शायद तुम ही गलती से यहां चले गए, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। आदर्श भी रूम के गेट को देख के चौंक गया, क्योंकि चुनौती शुरू हो गई। अब तो आदर्श चाहकर भी रूम में जो लोग हैं उन्हें नहीं बचा सकता था। असल में आदर्श जानता है कि हजारों सालों पहले यहाँ के महान 5 टीचरों ने ये रूम बनाया था, जो कि पास करो या मरो वाला सिद्धांत को मानता है। इस रूम को हजारों लोगों ने पास करने की कोशिश की, पर सारे ही योद्धा मारे गए। खुद आदर्श ने भी कभी इस रूम को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। अब तो उनकी लाश से ही पता चलेगा वो कौन है, आदर्श ने मन ही मन कहा। आदर्श ने अपना अंदाजा लगाया था, तभी दीवार पर लिखा हुआ आया, चुनौती पास की जा चुकी है। ये देख के तो आदर्श और रॉबर्ट के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। कुछ देर पहले जब द लेजेंड हार्ट रूम चेंज हो रहा था, वो रूम बदलकर एक खाली मैदान में बदल गया। जहां तक नजर जा रही है बस खाली मैदान और हरी भरी घास थी। मुस्कान मैदान को देखते हुए आगे बढ़ती है और रुद्र के पास आ खड़ी होती है और एक गहरी सांस लेके बोलती है, ये क्या हो रहा है? अब तो जहां से हम आए थे वो दरवाजा भी गायब हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, पर यह कुछ न कुछ तो खतरा है, रुद्र ने कहा ही था। तभी वहां का माहौल दोबारा बदल गया, जो कि एक वीरान पथरीले इलाके में बदल जाता है और वहां आते हैं 5 दानव। दानव पर ये तो सालों पहले खत्म हो चुके थे, तो ये गुरु आदर्श के घर में क्या कर रहे हैं? मुस्कान ने कहा। दानवों की हाइट 7 फुट थी और उनका भयानक शरीर उनकी हैवानियत का सबूत था। वह सभी दानव सबसे कम लेवल के थे, जो कि खुद लेवल 4 के होते हुए भी लेवल 5 तक के एक्सपर्ट को आसानी से खत्म कर सकते थे। इन सभी दानवों को हराओ और तुम्हें मिलेगा एक गिफ्ट बुक्स, सिस्टम से आवाज आई। सभी दानव मुस्कान और रुद्र को खत्म करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं।
पहले मुस्कान अपना अटैक करती, वाटर शॉट। इस अटैक में मुस्कान अपनी फुल पावर से करती है, जिस वजह से मुस्कान के हाथ से वाटर शॉट बहुत तेजी में जाता है। यह अटैक बीच में आने वाली चट्टानों को चिरता हुआ आगे बढ़ता है, पर फिर भी उस अटैक की एनर्जी कम नहीं होती और मुस्कान का अटैक जा लगता है सीधा दानव पर। दानव तो इस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है, जैसे कोई पानी की पिचकारी से हमला करा हो, और उन्हें दानव को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा और एक दानव ने तेजी में भाग के मुस्कान के पास एक हाथ घुमा के मारा, जिस वजह से मुस्कान बहुत दूर जा गिरती है। रुद्र जो अभी दानव को आता देख साइट हो गया था, वो दानव का अपनी तरफ ध्यान करने के लिए बोलता है, मैं इधर हूँ। रुद्र ने अपनी तरफ दानव का ध्यान इसलिए किया ताकि मुस्कान को आराम करने का मौका मिल सके, पर असल में पता तो रुद्र को भी नहीं है वो क्या करे। पर रुद्र ने जो आवाज मारी थी उससे दानवों का ध्यान जरूर रुद्र की तरफ हो गया और फिर दानव ने अपना एक पैर जमीन में मारा, जिससे जमीन से चट्टानें निकलती है जो रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र उन चट्टानों में फंस गया और दानव रुद्र की तरफ तेजी में जाने लगे। रुद्र का ये देख रोना ही निकल गया और वह रोने लगता है। पर दानवों का लेवल 5 के होने की वजह से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दबाव रुद्र के पास पहुंच गए और सभी दानव हर तरफ से अपना पंच मार रहे थे। तभी रुद्र की वॉच में से एक रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और कुछ देर बाद जब रोशनी हटी तो कमरा पहले जैसा हो गया। रोबोटिक वॉइस, आपको मिला है एक गिफ्ट बॉक्स। रुद्र भागते हुए मुस्कान के पास गया। असल में दानव का जो पंच मुस्कान के लगा था उससे उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसने अपनी सारी एनर्जी एक अटैक में लगा देने की वजह से मुस्कान बहुत ही ज्यादा थक गई थी, अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी रुद्र और मुस्कान को एक आवाज सुनाई देती है, आपने ये चुनौती पार कर ली है। मुस्कान और रुद्र जब देखते हैं तो 5 आत्मा दिखती है, जिनमें से एक के हाथ में एक लाल दिल होता है। वो आगे बढ़ के रुद्र को लेजेंड हाथ दे देता है और एक दूसरी आत्मा अपनी एनर्जी से मुस्कान को ठीक कर देती है, जिससे मुस्कान को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। रुद्र जो अब भी दानवों की पावर देख हैरान था और इन आत्माओं का इतनी प्यार से कुछ देना हजम तो नहीं हो रहा था। और फिर रुद्र के हाथ में बनी वॉच से एक रोशनी निकली और वो लेजेंड हार्ट उसकी वॉच ने निगल लिया। बस ये देख तो रुद्र और मुस्कान दोनों के होश उड़ गए। वो हैरान देते ही सभी आत्मा हवा में मिल गायब हो गई और गेट भी खुले गया। गेट खुलते ही आदर्श और रॉबर्ट जो गेट के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे दिखने के लिए कि किसने द लेजेंड हार्ट रूम को चुनौती दी, अंदर को झांकने लगे। तभी गेट से रुद्र और मुस्कान बाहर आए और उन्हें देखते ही रॉबर्ट की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोला, तुम। आदर्श रॉबर्ट का यह एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि हो ना हो रॉबर्ट इन्हें पहले से जानता है, इसीलिए आदर्श ने रॉबर्ट से ही कहा, क्या तुम अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिल पाओगे। आखिर आदर्श जानना चाहता था कि इन्होंने द लेजेंड हार्ट रूम को कैसे पार किया, जिस चैलेंज को बड़े बड़े लेवल 4-5 तक के एक्सपर्ट भी पास नहीं कर पाए, उन्हें इन छोटे से एक लड़का एक लड़की ने पास कर लिया कैसे। रॉबर्ट तो अभी तक सदमे में था, जिन्हें उसने कुछ देर पहले गेट से ही भगा दिया था, उनकी पहचान कैसे कराए वो अपनी सोच में खोया हुआ ही था। तभी आदर्श ने दोबारा कहा, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहते। रॉबर्ट का तो शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, गुरु आदर्श को सब बता दिया कि कैसे वो गुरु आदर्श से मिलने आए थे और उसने भगा दिया। रॉबर्ट की ये बात सुन गुरु आदर्श को भी शर्म आने लगी, क्योंकि उसी ने तो रॉबर्ट से कहा था अगर कोई मुझसे पढ़ने आए तो ये कहकर मना करने को कहा था कि उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया है। आदर्श अपने ख्यालों में खोया हुआ होता तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, टीचर हमें अपने स्टूडेंट बना लो। जब आदर्श बोलने वाले की तरफ देखता है तो मुस्कान घुटनों के बल बैठकर आदर्श की तरफ देख रही थी। क्या बनाएगा आदर्श, मुस्कान को अपना छात्र बनाएगा। आखिर क्या है रुद्र की वॉच का रहस्य, अब क्या होगा रुद्र के साथ आगे। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।